नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने से संबंधित, दूसरा आर्टिकल चाइना के माइनस इंडिया इनिशिएटिव से संबंधित और तीसरा आर्टिकल मेडिकल एथिक्स से संबंधित। ये आर्टिकल पहले वाला हिंदू का है, बाकी 2 आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर से हैं। देखो, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट की होगी। सीनियर्स को तो ये बात पता है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप फ़र्क महसूस करना सीख लो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ये फ़र्क करना नहीं सीखोगे ना, तो पता लगे आप नोटबुक में राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस के नोट्स बना रहे हो कि कौन सी उसकी एप्लीकेशन थी। क्योंकि आज के समय में ना इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। बिल्कुल दिल से बोलूं तो व्यूज़ की लड़ाई है यूट्यूब पे। अब ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसा होता है, मसाले वाली न्यूज़ ज़्यादा देखने का मन करता है। लेकिन यहीं पर डिफरेंस है एक सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पायरेंट के बीच और एक नॉर्मल पर्सन के बीच, जिसकी सिर्फ एक इच्छा है, तैयारी करने की इच्छा है, सीरियस नहीं है। तो आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो जितना जल्दी हो सके ना आप ये फ़र्क महसूस करना सीख लो सिविल सर्विसेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये भी बता दो कैसे फ़र्क महसूस करना सीखें। बताता हूँ। देखो, आपके सबसे बड़े जो मित्र हैं ना वो OnlyIS है, ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है। सबसे बेस्ट फ्रेंड आपके इस तैयारी में रहेंगे पुराने पेपर। यूपीएससी ने पहले क्या क्वेश्चंस पूछे हैं सिविल सर्विसेज में, वो आपको गाइड करेंगे। वो आपके फ्रेंड फिलोसफर गाइड हैं कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चलनी चाहिए। हमेशा वो बताते रहेंगे किस डायरेक्शन में आपको जाना है। जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है या नहीं है, जितना पढ़ा है क्या उससे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे या नहीं होंगे। बार बार उन क्वेश्चंस को देखते रहो। आपको पता लगता रहेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार की न्यूज़ पढ़ के, सब पता आपको लग जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप ये सीख लो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक नए वर्डिक्ट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या? बताइए। देखो, ये जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं और लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ना, ये यूपीएससी पूछ लेती है, आपको याद होने चाहिए। वैसे देखो, ये 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इतना लेटेस्ट भी नहीं है, 2012 में हुआ था, बट न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी से हम ये सारे जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ना, इनको देख लेते हैं। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट की गई थी। एससीज और एसटीज को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में जो रिजर्वेशन है उसे एक्सटेंड किया गया था, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में जो सीट्स रिजर्व होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? ये देखो, ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देने से संबंधित है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में बदलाव किया गया था, मतलब ये क्लास ऐड किया गया था आर्टिकल 15 में और 16 में। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो आर्टिकल 338B 342A ऐड किया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? जीएसटी से संबंधित काफ़ी सारे आर्टिकल्स में बदलाव हुआ था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? बांग्लादेश के साथ हमने जो टेरिटरीज एक्सचेंज की थी ना, एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उससे संबंधित है 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? ये देखो, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो ये बना नहीं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
98वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? इसके तहत कर्नाटक के गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई थी ताकि वो स्टेप्स ले सकें हैदराबाद कर्नाटक रीजन में डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 371J संविधान में इंसर्ट किया गया था 98वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से। और अब आपका फेवरेट 97th, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। 97वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये कोऑपरेटिव से संबंधित था। आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास सी में यूनियन एसोसिएशन के साथ कोऑपरेटिव वर्ड को भी ऐड कर दिया गया, मतलब किसी भी पर्सन को आज़ादी है कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की। DPSP में ये ऐड किया गया कि सरकार प्रयास करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ संविधान के पार्ट 9B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये प्रोविज़न भी ऐड किया गया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये देखो यहाँ पे आ भी गया। विकिपीडिया वाले काफ़ी तेज हैं और देखो पूरा जो विकिपीडिया है वो कम्युनिटी एफर्ट से चलता है, मतलब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कितना बढ़िया से विकिपीडिया का कंसेप्ट चल रहा है, बहुत अच्छे से। खैर आर्टिकल की तरफ लौटते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपको पता लग गया और ये भी पता लग गया लेटेस्ट क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों कर दिया? देखो कोऑपरेटिव आता है वैसे स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो कायदे से स्टेट असेंबलीज के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्ट 9B के तहत स्टेट असेंबलीज को गाइडलाइंस दी गई कि आपको कौन सा कानून बनाना है कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन करने के लिए। तो कायदे से देखो ये जो गाइडलाइंस दी गई ना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। कैसे? क्योंकि कोऑपरेटिव तो स्टेट सब्जेक्ट है ना और पार्लियामेंट कानून बना रही है, तो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली बात हो गई। तो इसे स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाना जरूरी था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट असेंबलीज की कॉन्करेंस की आवश्यकता थी, लेकिन स्टेट असेंबलीज की कॉन्करेंस नहीं ली गई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस स्पेशल मेजोरिटी के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया जाना था नहीं किया गया, तो एक हिस्से को हम अभी स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। अब आपके मन में आया होगा पूरे हिस्से को क्यों नहीं किया जा रहा फिर? क्योंकि देखो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं ना जो एक स्टेट से संबंध नहीं रखती हैं, उनकी जो मेंबरशिप होती है विभिन्न स्टेट्स में फैली गई होती हैं। जैसे मेंबर हरियाणा से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, पंजाब से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं। ऐसी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, उन पे ये रूल अभी भी एप्लीकेबल होंगे। उनके लिए 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना वो अभी भी एप्लीकेबल है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो एक स्टेट से संबंध नहीं रखती हैं, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये आप याद रखिएगा। राइटर कहते हैं वैसे तो देखो जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अच्छी ही थी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जैसा हमने पूरा इशू डिटेल से डिस्कस किया था, प्रोफेशनलिज्म कम देखने को मिलता है, पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सिस्टमेटिक ढंग से चलें, प्रोफेशनल ढंग से चलें, कोई भी पर्सन अपनी मनमानी ना करे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन करने में। लेकिन राइटर कहते हैं देखो बेशक ये अमेंडमेंट अच्छी थी लेकिन फेडरलिज्म के अगेंस्ट थी। तो ये एक सिग्नल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट से कि बेशक आप अच्छी चीज़ करो लेकिन जो संविधान के अगेंस्ट होगा, फेडरलिज्म के अगेंस्ट होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब तो सेंटर ने एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी। इसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। अब किया जाता है या नहीं किया जाता वो तो हम जब होगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक संशय पैदा हो गया है इस नई मिनिस्ट्री के ऊपर भी, क्योंकि कोऑपरेटिव जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साउथ एशिया में चाइना लेड इनिशिएटिव से संबंधित है, मतलब चाइना की लीडरशिप में एक जो ग्रुप सा इमर्ज हो रहा है उससे संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? देखो, बांग्लादेश ने हाल ही में इंडिया को इनवाइट किया चाइना लेड साउथ एशियन इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन को ज्वाइन करने के लिए। चाइना की लीडरशिप में ये इनिशिएटिव है, इसे ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश ने इंडिया को इनवाइट किया। देखो, इस इनिशिएटिव के तहत चाइना साउथ एशियन कंट्रीज इमरजेंसी सप्लाई रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि साउथ एशिया के कंट्रीज को वैक्सीन मिल सके। इसके साथ साथ गरीबी को ख़त्म करने के लिए एक सेंटर भी सेटअप किया जाएगा चाइना में, जिसका नाम है पॉवर्टी एलिविएशन एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सेंटर। मेंबर्स कौन कौन होंगे इस इनिशिएटिव के? चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखो, सार्क के जो मेंबर्स हैं ना, टोटल 8 मेंबर्स हैं सार्क में, उनमें से 3 चाइना के इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं होंगे, इंडिया, भूटान एंड मालदीव। बाकी सभी सार्क कंट्रीज चाइना के इस इनिशिएटिव का पार्ट होंगे। मकसद क्या है चाइना का इस प्रकार का इनिशिएटिव चलाने के लिए? देखो, साउथ एशिया में जो ये कंट्रीज़ हैं ना, हर एक के साथ चाइना के अपने अलग अलग स्ट्रेटेजिक, मैरीटाइम, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं। तो चाइना हर एक देश के साथ, साउथ एशिया में आने वाले हर एक देश के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ करना चाहता है। मेन रीज़न है इंडिया को काउंटर बैलेंस करना, इंडिया को कंटेन करना। अगर देखो, पड़ोसी देश ही इंडिया के खिलाफ होंगे तो इंडिया एक बड़े लीडर के रूप में नहीं इमर्ज हो सकेगा ग्लोबल लेवल पर। और यही चाइना चाहता है कि साउथ एशिया रीजन में ही इंडिया को दबा के रखा जाए इंडिया के पड़ोसी देशों के थ्रू। जैसे देखो, पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही इंडिया की नाक में काफ़ी दम किया है। इंडिया की बहुत सारी जो एनर्जी है ना चाहते हुए भी पाकिस्तान पर इन्वेस्ट हो जाती है। अगर पाकिस्तान ने तंग ना किया होता तो इंडिया ग्लोबल लेवल पर बड़ी भूमिका निभा चुका होता। खैर, ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन पॉइंट आप समझिए कि पड़ोसी देशों को अपने पाले में करके चाइना इंडिया को कंटेन करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वैसे इंडिया का स्टैंड ये है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पर बोल दिया है, जब तक देखो बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो जाता है ना इंडिया और चाइना के बीच में, अभी जो लद्दाख रीजन में टेंशन्स हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक बाकी इश्यूज़ को लेके इंडिया चाइना के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे देखो, ये जो इनिशिएटिव है, कुछ एक्सपर्ट्स इसे सार्क माइनस इंडिया इनिशिएटिव भी बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इंडिया ने सार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया और बिम्स्टेक पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे माइनस पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी नाम दिया। उसी प्रकार से इस चाइना लेड इनिशिएटिव में इंडिया नहीं होगा, तो कुछ एक्सपर्ट्स इसे सार्क माइनस इंडिया इनिशिएटिव का नाम भी दे रहे हैं। और कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स देखो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जो इनिशिएटिव है ना, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये इनिशिएटिव इनडायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए है। तो बदले में इंडिया को कंटेन करने के लिए चाइना ने ये इनिशिएटिव चलाया है, जिसे हिमालयन क्वाड का नाम भी दिया जा रहा है। मतलब देखो, साफ है, साउथ एशिया में एक नया ग्रुप इस्टेब्लिश करके चाइना इंडिया के रोल को कम करना चाहता है, इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है। वैसे भी सार्क जो मेन ग्रुप है ना साउथ एशियन कंट्रीज का, वो ठंडे बस्ते में है काफ़ी समय से इंडिया और पाकिस्तान के बीच खराब रिलेशंस के कारण। वैसे तो देखो, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करते हुए 2021 के शुरुआत में इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देना स्टार्ट किया। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत सब कुछ सही चल रहा था। इंडिया की काफ़ी तारीफ भी हो रही थी कि हाँ देखो, इंडिया अपने पड़ोसी देशों का ख्याल रख रहा है, वैक्सीन दे रहा है। लेकिन तभी हमारे देश में सेकेंड वेव आ गई, और सेकेंड वेव के दौरान और बाद में क्या कुछ हुआ आपको भी पता है। सरकार का इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप वैक्सीन दूसरे देशों को दे रहे थे, हमारे देश में वैक्सीन की कमी थी। तो इंडिया ने वो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम एकदम से बंद कर दिया।
इसका इम्पैक्ट ये हुआ, हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, ये इंडिया के भरोसे बैठे थे। जैसे देखो, बांग्लादेश ने तो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया था, एडवांस पेमेंट भी दे दी थी कि हम हर महीने सीरम जो है वो 5 मिलियन डोज देगा कोविशील्ड की बांग्लादेश को। लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आई, ये तो ठप हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम ही, बांग्लादेश को वैक्सीन मिलनी बंद हो गई। और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे बांग्लादेश में जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी थी। इवन भूटान में भी शुरुआत में तो इंडिया ने वैक्सीन दी, लेकिन बाद में अब कुछ वैक्सीन यूएसए भेज रहा है भूटान को, कुछ यूरोपियन यूनियन, और 50,000 वैक्सीन चाइना ने भी भेजी है, सिनोफार्म। तो इंडिया सेकेंड वेव की वजह से वैक्सीन नहीं भेज का ना साउथ एशियन कंट्रीज़ को, उसी का फ़ायदा चाइना के द्वारा उठाया जा रहा है। जब इंडिया वैक्सीन नहीं दे सका बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने कॉन्टैक्ट किया चाइना से, चाइना ने कहा कि ठीक है, हम वैक्सीन आपको दे देंगे, इस प्रकार का इनिशिएटिव हम इस्टेब्लिश करते हैं ताकि आपको वैक्सीन मिल जाए। तो चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। इसके अलावा वैसे देखो, इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट तो किया है साउथ एशियन कंट्रीज़ में पिछले कुछ समय में, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। चाइना की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, उतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया की नहीं है। इंडिया ने हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलके, सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव SCRI। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं। इनिशिएटिव का मकसद ये है सप्लाईज के लिए चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म की जा सके। बट इस इनिशिएटिव का लाभ भी अभी हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देशों को नहीं पहुंचा है। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो सबसे पहले तो इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं, नेपाल के साथ में, श्रीलंका के साथ में, छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ज़्यादा बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं हैं। बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के पाकिस्तान के साथ हैं और चाइना के साथ हैं। तो इंडिया को एक बॉर्डर कमीशन इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसका मेन काम ही ये हो कि पड़ोसी देशों के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सोल्व करना। क्योंकि देखो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से रिलेशंस पड़ोसी देशों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट, ब्रॉडर लेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी गोल्स। देखो काफ़ी बार क्या होता है, जैसे इंडिया भी जूट को एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश भी जूट को एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल के मामले में इंडिया का कंपटीशन बांग्लादेश से होता है। इंडिया भी टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश भी काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए इंडिया पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दे। ऐसा नहीं कि थोड़े से इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए रिश्ते जो हैं पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं। नहीं, ब्रॉडर लेंस से इंडिया को पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते देखने चाहिए। लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए कि ये देश जो है, पड़ोसी देश, हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है इस देश की। तीसरा, इंप्रूविंग रीजनल कनेक्टिविटी। देखो एक चीज़ जो इंडिया के पक्ष में है, चाइना के पक्ष में नहीं है, वो है ज्योग्राफी। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, काफ़ी ओपन बॉर्डर है, नेपाल के साथ काफ़ी ओपन बॉर्डर है। अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, पीपल टू पीपल टाइज इंक्रीज होते हैं, तो एक लेवल के बाद इंडिया से मुंह फेर ही नहीं सकते ये पड़ोसी देश। तो कनेक्टिविटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में है इम्प्लीमेंट गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल ने देखो ये बोला था, इंडिया को देना चाहिए अपने पड़ोसी देशों को बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। हमें पड़ोसी देशों को दिल से देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में दें पैसे या फिर किसी भी फॉर्म में उनकी हेल्प करें, और बदले में ऐसा नहीं कि उनसे कुछ एक्सपेक्ट करें कि हाँ इंडिया ने पड़ोसी देशों की मदद की है तो अब आप हमारी मदद करो। नहीं, ये था गुजराल डॉक्ट्रिन। वैसे और भी पॉइंट्स थे, सबसे मेन पॉइंट ये था। नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल एथिक्स से संबंधित है। देखो बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट की डेथ होने के बाद फैमिली मेम्बर्स जो है वो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं, डॉक्टर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। काफ़ी बार डॉक्टर्स को मारने पीटने की खबरें आती हैं। आरोप लगाया जाता है फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कि डॉक्टर्स ने ठीक से इलाज नहीं किया। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा यानी डॉक्टर्स के द्वारा कौन से एथिकल इश्यूज फेस किए जाते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट है रिबेट्स, कमीशंस एंड कर्टसीज। कई बार जो होता है, एक डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर को पेशेंट रेफर करता है। अब
पेशेंट जब रेफर होके आता है किसी डॉक्टर के पास, तो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कमीशन देगा कि हाँ आपने भैया हमारे पास डॉक्टर भेजा है, तो जो पैसा मुझे मिलेगा इस पेशेंट से उसमें से कुछ 5% 10% कमीशन मैं आपको दूंगा। ये नहीं होना चाहिए, ये एथिक्स के अगेंस्ट है। दूसरा, रिलेशनशिप विद अदर फिजिशियंस। देखो ज़्यादातर जब आप अपनी फाइल लेके, मतलब आप तो बीमार ना हो, यूजुअल एग्जांपल लेते हैं, कोई एक पर्सन ए जो बीमार है, मान लीजिए काफ़ी समय से 1-2 सालों से, वो अपनी फाइल लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तो सामान्यतः आप यही देखते हो कि दूसरा जो डॉक्टर है ना, वो पहले वाले डॉक्टर का मजाक नहीं उड़ाता है, उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठाता है, उसके बारे में बुरा भला नहीं कहेगा। सामान्यतः आप ये देखते हो। अब रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि दूसरे वाला जो डॉक्टर है फाइल देख के पहले वाले डॉक्टर का मजाक उड़ाने लगे, अरे ये क्यों दवाई दे दी, ऐसा भी होता है लेकिन कम होता है। तो मेडिकल एथिक्स ये बोलते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं खड़ा करेगा, उसकी रिस्पेक्ट ही करेगा कि हाँ आपने ये सजेस्ट किया था, ये प्रिस्क्राइब किया था, तो ठीक ही किया था, अब आप मेरे पास आए हो तो मैं अपने हिसाब से इलाज करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस कौन होता है? देखो, एक तो अदालत में विटनेस होता है जिसने क्राइम को देखा होता है। दूसरा, एक्सपर्ट विटनेस मतलब एक्सपर्ट, अब डॉक्टर देखो मेडिकल करता है कि कहाँ पे चोट लगी, कैसी चोट लगी, रिपोर्ट तैयार करता है जिसके बेस पे जज को फैसला लेना होता है। तो डॉक्टर को मजबूर नहीं किया जा सकता एक्सपर्ट विटनेस बनने के लिए, लेकिन उनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, और जब भी आवश्यकता पड़े अदालत में कंट्रीब्यूट करना, जब वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं, कई हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड कि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट, इतने ऑपरेशन कर दिए। ये गलत है, ये मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। एक प्रकार से पेशेंट्स को लुभाने वाली बात हो गई बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइक बाय द फिजिशियंस। बहुत बार डॉक्टर्स के द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है, और जबकि देखो मेडिकल सर्विसेज तो एसेंशियल सर्विस हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए एसेंशियल सर्विस किसी प्रकार से बाधित ना हो। नेक्स्ट, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। बहुत बार देखो डॉक्टर्स रिसर्च पब्लिश करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी सेंस में। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द पेशेंट्स। डॉक्टर्स की ऑब्लिगेशन बनती है पेशेंट्स के प्रति, जब भी कोई पेशेंट इमरजेंसी, ये मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, मुझे लगा हाँ ये इरेजर चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द पेशेंट्स, डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेशेंट्स के प्रति, खास करके इमरजेंसी सिचुएशन में। वैसे देखो, अगर बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं तो फिर डॉक्टर के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पूछने पर अपनी सर्विस प्रोवाइड ही करेंगे। और भी डॉक्टर्स हैं, वो मना भी कर सकते हैं कि आप दूसरे डॉक्टर के पास चली जाइए। ये तब पॉसिबल है जब इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, लेकिन देखो जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो डॉक्टर्स को पेशेंट्स का इलाज करना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यूथनेशिया में एथिकल डायलेमा फेस किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। यूथनेशिया सही है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल ओथ ली होती है कि वो अपनी दवाई से किसी को नहीं मारेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो यूथनेशिया में तो डायरेक्टली आप मरने के लिए इंजेक्शन दे रहे हो ना। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हम बनवाते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बीमार वाला सर्टिफिकेट, छुट्टी लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो डॉक्टर्स को बिल्कुल सही ये सर्टिफिकेट्स बनवाने चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे लेके सर्टिफिकेट बना दिया। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज़ की हमने बात की। ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच रिलेशनशिप ख़राब हो रही हैं। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ पेशेंट फैमिली। बहुत बार पेशेंट्स की फैमिलीज़ जो हैं वो ताव में आ जाती हैं पेशेंट की डेथ के बाद, क्योंकि देखो समाज में कुछ लोग ना दिखाना चाहते हैं कि हमने तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को बचाने की पूरी कोशिश की, हमने तो डॉक्टर को भी मार दिया गुस्से में आके। वो इस प्रकार के एक्ट्स की सहायता से अपने फैमिली मेम्बर के प्रति अपने लव को शो करना चाहते हैं, लेकिन कितना गलत है। डॉक्टर्स का कितना मोरल जो है वो ख़राब होता है, वो अपना बेस्ट देते हैं कई बार पेशेंट्स की जान बचाने के लिए। नेक्स्ट, राइजिंग कॉमर्शलाइजेशन। लेकिन देखो बहुत बार ऐसा भी होता है, धक्के से टेस्ट करवा लिए जाते हैं, आवश्यकता नहीं थी फिर भी अननेसेसरी टेस्ट करवा लिए, अननेसेसरी ऑपरेशंस कर लिए।
आवश्यकता नहीं है, फिर भी पेशेंट को एडमिट करके रखा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को पता होता है कि पेशेंट ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी उनको एडमिट करके रखा जाता है जानबूझकर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो, पब्लिक हॉस्पिटल्स में इतने डॉक्टर्स होते नहीं, जो होते हैं उनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेशेंट्स को भी ये लगता है कि डॉक्टर्स जो हैं हमारे को ट्रीट करें, मतलब पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स को लगता है कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर्स ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करें, ज़्यादा अच्छे से सर्व करें। लेकिन डॉक्टर्स के पास काम काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको लेके भी रिलेशनशिप डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच ख़राब हो जाती है। लास्ट में किया क्या जाना चाहिए? मेडिकल ह्यूमैनिटेरियनिज्म सॉरी। देखो, डॉक्टर्स को समय समय पर उनका मोराल को बूस्ट करने की आवश्यकता है। उनके अंदर ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जैसे कंपैशन, इन सबको फिर से इनकलकेट किया जाए। मतलब ऑलरेडी होती हैं, हो सकता है समय के अनुसार कुछ कम हो जाए, तो लेकिन ट्रेनिंग अगर समय समय पे मिलती रहेगी तो ये वैल्यूज़ फिर से रिवाइव हो जाएंगी। नेक्स्ट, नीड फॉर रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन। देखो, पहले के अपेक्षाकृत डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कम हुआ है। मतलब पहले डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता था। फैमिली डॉक्टर वाला जो सिस्टम था ना, वो अब कमज़ोर हुआ है। पहले तो डॉक्टर्स को फैमिली की पूरी हिस्ट्री पता होती थी कि कौन सा जो फैमिली मेम्बर है किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, क्या दिया जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कोड ऑफ एथिक्स या फिर गाइडलाइंस हैं उनका स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट होना चाहिए। डॉक्टर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस इम्बाइब होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इमरजेंसी मेडिसिन पे भी फोकस होना चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन में वो सारी चीज़ें आती हैं, इलाज तो आता ही है, इसके साथ साथ इमरजेंसी में पेशेंट के फैमिली को कैसे डील किया जाए वो सब चीज़ें भी आती हैं। तो ये हमने मेडिकल एथिक्स से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।